नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। माफ़ करिए, क्षमा चाहता हूँ, बीए पार्ट फर्स्ट और ऑनर्स के विद्यार्थी, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास का विषय चलता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और हम अशोक के धर्म के बारे में बात कर रहे थे। अशोक के धर्म ने प्रचार प्रसार के लिए किया, अशोक का प्रशासन और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, इन बिंदुओं पर अब हमको अध्ययन करना है। तदुपरांत मौर्य काल के उपरांत मौर्य उत्तर युग में, यानी मौर्य काल के बाद किन किन का वंश आएगा और कैसे अध्ययन करना पड़ेगा, आज मैं ये परिचयात्मक रूप से आपसे ये बात कर रहा हूँ। हम मौर्य युग में दो बातों को पढ़ेंगे। पहला मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, और उसके पहले मौर्य प्रशासन का, फिर मौर्य स्थापत्य कला भी। अब आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है मौर्य उत्तर युग। मौर्य उत्तर युग का अर्थ है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और 185 बीसी में माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का हो गया। पुराणों में भी मौर्य शासनकाल 137 वर्ष का माना गया है, और 322 ईस्वी से अगर अपन सिमुलेशन करते हैं तो उसके अनुसार 185 वर्ष आता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण थे उसके सैनिक, उसने हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। अब शुंग वंश की स्थापना के बाद में उसमें विदर्भ युद्ध, पवन युद्ध और आदि सब आते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे, और लगभग 112 वर्ष तक शुंग वंश का शासन रहा। अब 185 से 112 को आप माइनस कर लीजिए, चूंकि बीसी ईसा पूर्व की बात है, तो 72-73 के आसपास की है, और लगभग 45 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। 72 ईस्वी पूर्व से लेके 27 ईस्वी पूर्व तक फिर कणव आए। अंतिम देवभूति जो थे शुंग राजा, उनका अंत हो गया, और वासुदेव जो थे उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की। 72 ईस्वी पूर्व से लेके 27 ईस्वी पूर्व तक कण्व वंश की रहे, और कण्व वंश का जो है उन साम्राज्य का। उसके बाद अगर हम मानते हैं और हम पढ़ते भी हैं, जैसे जानते भी हैं, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा जो थे, उनको परास्त कर सिमुक ने सातवाहन वंश का, और सातवांश का मूल मानते हैं कि ये दक्षिण से आए थे और दक्षिण से, इस प्रकार सातवाहनों के उदय और उसमें, और हम जानते हैं कि गौतमी पुत्र शातकर्णी सबसे विस्तृत साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली था। और फिर उसके उन्होंने पश्चिम शत्रुओं का भी विनाश किया, पश्चिम शत्रुओं के साथ में उनका युद्ध हुआ। और ये जो सातवाहन वंश था, ये ऐसा माना जाता है कि लगभग एक सातवाहन वंश के शासक में अगर हम बात करें तो जो शक राजा थे उनके बारे में आती है कि वो 32 ईस्वी पूर्व या 20 ईस्वी पूर्व में लगभग हुए। तो ये जो हमारा पूरा आज का है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि पहले बृहदत्त की हत्या हुई, शुंग वंश की में देवभूति की हत्या हुई, फिर कण्व वंश हुई, फिर सातवाहन वंश आए, और तदुपरांत उत्तर भारत पर कनिष्क वंश आए, कुषाण वंश आए, जिसके शक्तिशाली राजा कनिष्क थे, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो कनिष्क वंश पढ़ेंगे हम। मौर्य उत्तर युग में कौन कौन से वंश रहे उस बारे में, और उनके वंश व्यापार और मुद्रा के बारे में बात करेंगे। शुंग पश्चिमी शत्रु, यानी पश्चिमी यूनानी सेनानी को है। सातवान कुषाण की कथक हम जानते हुए, मथुरा कला और गांधार कला की जो बात आती है उस समय उन पर करेंगे। उस समय व्यापार और मुद्रा में क्या अंतर हुआ। गौतमी पुत्र शातकर्णी, सातवाहन वंश का अध्ययन करेंगे हम, और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तदुपरांत ये सब, तो ये आगे का प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मौर्य उत्तर युग में ये 3 वर्ग इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का आपको प्रश्न पढ़ना है, जिसमें आपको सातवाहन का पढ़ना है, और फिर कनिष्क को पूरा पढ़ना है, उस समय के व्यापार स्थापित पढ़ना है।
तो ये मैंने आज का जो मेरा व्याख्यान था बच्चों, ये मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य उत्तर युग में क्या स्थिति रहती है राजनीतिक और आर्थिक, उसके बारे में था। और कल हम इसको एक एक चैप्टर को जो है पूर्ण करते हुए अध्ययन करेंगे। पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, पहले और उसके पहले मौर्य प्रशासन, मौर्य स्थापत्य, और फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, और उसके बाद में पुष्यमित्र सिंह की उपलब्धियां या पुष्यमित्र की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।